हेलो गाइस, वेलकम बैक। इस कहानी का नाम है गुमनाम चुड़ैल। ये इस कहानी का दूसरा एपिसोड है। अगर इससे पहले का एपिसोड आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि समीर को एक औरत रास्ते में मिली थी। समीर उसको अपने घर ले आया था। रात के वक्त वो लोग उसे अपने घर पे ही रोक लेते हैं। सानिया रात को उस औरत को खाना देने जाती है। सुबह सानिया अपने ससुर जी से पता करती है कि उस औरत का क्या हुआ, क्या वो अपने घर चली गई। तो वो कहते हैं, अरे उसके बारे में तो हम लोग भूल ही गए। जब सानिया उसके कमरे में उसे देखने जाती है तो उसका कमरे का दरवाज़ा खोलते ही सानिया ज़ोरों से चीखने लगती है। अब आगे। सानिया की आवाज़ को सुन करके सभी लोग दौड़ते हुए सानिया के पास चले जाते हैं। वो सभी लोग देखते हैं कि उस औरत के कमरे में रात में जो उसको खाना दिया गया था, उस औरत ने वो सारा खाना फर्श पर फेंक रखा था और एक तरफ कोने में खड़ी हुई थी। सानिया उस औरत के ऊपर चिल्ला रही थी और वो कह रही थी, अगर तुम्हें खाना अच्छा नहीं लगा था तो तुमने खाना फेंक क्यों दिया? क्या तुम्हें इस खाने की कीमत पता है? ये कितनी मुश्किलों से मिलता है हम लोगों को। लोग इस खाने के लिए कितनी मेहनत और मजदूरी करते हैं, तब जाकर उन लोगों को 2 वक्त की रोटी मिलती है और तुम खाने को इस तरह बर्बाद करती हो। समीर के आते ही सानिया समीर से कहती है, इस औरत को फ़ौरन जहाँ से लेकर आए हो इसे वहीं छोड़ आओ। फिर समीर के पिताजी समीर से कहते हैं, सानिया बिल्कुल सही कह रही है बेटा, तुम इसको जहाँ से लेकर आए हो इसको वहीं छोड़ आओ। इससे पता कर लेना कि इसका घर कहाँ है, और अगर इसका घर आसपास में हो तो इसको इसके घर पे छोड़ देना और वहीं से अपना ऑफिस चले जाना। समीर कहता है, ठीक है पिताजी, मैं इसको छोड़ आता हूँ। उसके बाद समीर उस औरत से कहता है कि तुम तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। लेकिन वो औरत समीर से साफ मना कर देती है कि उसको कहीं नहीं जाना, उसका घर कहीं नहीं है, अब वो वहीं रहेगी। ये बात सुनते ही वो सभी लोग चौंक जाते हैं, आखिर ये औरत क्या कह रही है। समीर के पिताजी कहते हैं, तुम हमारे घर पे किस तरह रह सकती हो? हम तुम्हें नहीं रख सकते अपने घर। आखिर तुम एक औरत हो, तुम्हारा जो भी घर है तुम वो हमसे बता दो, हम तुमको तुम्हारे घर तक छोड़कर आ जाएंगे। लेकिन वो औरत फिर भी मना कर देती है। वो कहती है कि मुझे कहीं नहीं जाना और मेरा घर कहीं नहीं है, मैं यहीं अपना घर बना लूँगी। उसकी ये बातें सुनकर सानिया को बहुत गुस्सा आ जाता है। लेकिन सानिया को गुस्सा करते देख समीर उससे कहता है, अभी रुक जाओ सानिया, अभी मैं यहाँ खड़ा हूँ, इसका फैसला मैं और पिताजी करेंगे। उसके बाद चौधरी साहब समीर को लेकर बाहर आ जाते हैं। वो समीर से कहते हैं, जाओ और गांव के कुछ लोगों को बुला कर के लाओ। इस औरत के बारे में हमें गांव वालों को बता देना चाहिए और वही लोग ये फैसला भी कर देंगे कि हमें इसको रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। समीर ने वहां गांव के कुछ जिम्मेदार लोगों को बुला लिया और आस पड़ोस के लोग भी वहां पर इकट्ठा हो गए। उसके बाद समीर के पिताजी ने सब लोगों के सामने इस बात को बताया। उन्होंने लोगों से बताया कि किस तरह समीर को यह औरत रात में मिली और रात भर हमारे घर में ही थी और सुबह भी अपने घर जाने से इनकार कर रही है। फिर कुछ लोगों ने समीर के घर में आकर उस औरत को देखा और उससे कहा कि उसे अपने घर जाना चाहिए, लेकिन उस औरत ने सभी लोगों से मना कर दिया कि वो कहीं नहीं जाएगी। उसके बाद लोगों ने आपस में कुछ बात करी। उसके बाद कहा, चौधरी साहब, गांव के सभी फैसले तो आप ही करते हैं और ये फैसला भी आप ही को करना होगा, आप ही बताएं कि इसका क्या करना चाहिए। अब चौधरी साहब बोले, अगर तुम लोगों को समझ नहीं आ रहा तो फिर तो मुझे बस एक ही बात समझ आ रही है कि पुलिस वालों को बुलाकर इस औरत को पुलिस के हवाले कर देना चाहिए, वही कर लेंगे इसका जो भी करना होगा। इस पर समीर बोला कि पुलिस को देना ठीक नहीं होगा, पुलिस वाले ठीक नहीं होते। मेरा कहना यह है कि 2-4 दिन इसको घर में रख लेते हैं और इसके घर वालों को ढूंढते हैं। अगर हमें कोई मिलता है तो उसके हवाले से कर देंगे, और अगर कोई नहीं मिलता तो 2-4 दिन के बाद हम पुलिस वालों के हवाले से कर देंगे। गांव वाले बोले कि समीर ठीक कह रहा है, पुलिस वाले ठीक नहीं होते, क्या पता इस औरत के साथ क्या हो जाए। आप कुछ दिन इसको अपने घर रखिए और हम लोग भी इसके घर वालों को ढूंढने में मदद करेंगे। अगर कोई मिल जाता है तो इसको इसके घर वालों के हवाले कर देंगे। इस पर चौधरी साहब कहते हैं, जैसी आप लोगों की मर्जी। मेरे घर में कुछ कमरे खाली पड़े हैं, मैं एक कमरा इस औरत को दे देता हूँ और इसका खाने पीने का भी सारा इंतजाम मैं ही कर दिया करूँगा। चौधरी साहब ने उस औरत को फिर घर में ही रख लिया, लेकिन वो औरत कुछ भी नहीं खाती थी। अब पूरे 2 दिन बीत चुके थे, लेकिन वो औरत कुछ भी नहीं खा रही थी। या तो अपने कमरे में एक कोने में खड़ी हुई दिखती थी या फिर ज़मीन पर
बैठी हुई दिखती थी। इसके अलावा वो कभी कुछ करती ही नहीं थी, ना किसी से बोलती थी, और घूंघट इतना लंबा कर रखा था कि कभी किसी ने उस औरत का चेहरा देखा ही नहीं था। सानिया ने कई बार कोशिश की कि वो उस औरत का चेहरा देख ले, लेकिन वो औरत कभी अपने चेहरे से घूंघट हटाती ही नहीं थी। इसलिए सानिया ने कई बार उस औरत से कहा भी कि वो अपना चेहरा तो दिखाए, लेकिन उसने साफ मना कर दिया और कभी अपने चेहरे से घूंघट नहीं हटाया। वो सबकी बातों को बिल्कुल अनसुनी कर देती थी और घर में एकदम चुपचाप पड़ी रहती थी। अब एक रोज़ चौधरी साहब गांव की बाज़ार गए हुए थे। वो बाज़ार से काफ़ी सामान खरीद चुके थे। उसके बाद वो घर की ओर धीरे धीरे जा रहे थे। वो उस औरत के बारे में ही सोच रहे थे कि आखिर उसका क्या करूं, कि अचानक ही पीछे से उनके गांव के ही एक आदमी ने आवाज़ दी, अरे चौधरी साहब, अरे कहाँ जा रहे हैं, आप ठीक तो हैं? चौधरी साहब ने कहा कि हाँ मैं ठीक हूँ, मैं घर जा रहा था। उस आदमी ने कहा, क्या बात, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, किस बारे में सोच रहे हो? चौधरी साहब ने बताया, मैं बस उस औरत के बारे में ही सोच रहा हूँ जिसको मैंने अपने घर में रख रखा है। क्या करूँ, मैं उसको जितना भी खाना देता हूँ वो खाना नहीं खाती। लगभग 2 से 3 दिन बीत चुके हैं, वो भूखी है घर पे। मैं सोच रहा हूँ कहीं वो मेरे घर में मर ही ना जाए, तो उसका सारा इल्ज़ाम मेरे ही जिम्मे आ जाएगा। फिर वो आदमी बोला, चौधरी साहब ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, आपने पहले क्यों नहीं बताया कि वो कुछ खा पी ही नहीं रही? चौधरी साहब ने कहा, क्या करूं, कभी मौका ही नहीं मिला, और मैं भी यही सोच रहा था कि कल गांव के लोगों को बुला करके उसके बारे में बात करूं। उस आदमी ने कहा, चौधरी साहब मुझे लगता है कि आपने जो फैसला बताया था वो बिल्कुल सही था। उस औरत को हमें पुलिस के हवाले ही कर देना चाहिए। फिर चौधरी साहब बोले, हाँ मैं भी यही सोच रहा था कि उसको मैं पुलिस के हवाले कर दूँ। फिर वो आदमी बोला, तो फिर ठीक है, कल मैं गांव के लोगों को लेकर आपके घर आता हूं और आप सबके सामने ही कल पुलिस को फ़ोन कीजिए और उस औरत को पुलिस के हवाले कर देना, हम लोग भी आपके साथ ही हैं। अब चौधरी साहब बोले, ये तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है तो फिर कल तैयार रहना तुम लोग। फिर बाज़ार से चौधरी साहब अपने घर आ जाते हैं और रात के वक्त वो सभी लोगों को बिठाकर और ये बात बताते हैं कि मैंने सोचा है कल पुलिस वालों को बुलाकर इस औरत को पुलिस के हवाले कर दूंगा, और गांव वालों का भी यही फैसला है। सब लोग इससे खुश हो जाते हैं। सानिया कहती है, चलो इस बला से हमारा पीछा तो छूटेगा। उसके बाद रात में सब लोग अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। चौधरी साहब के घर पे 2 गाय और एक बछड़ा पला हुआ था। वो दोनों गाय चौधरी साहब के घर पे काफ़ी दिनों से पली हुई थी, इसलिए चौधरी साहब का लगाव उनसे बहुत ही ज़्यादा था, और सानिया भी उस बछड़े से बहुत प्यार करती थी। रात के वक्त सब लोग सो रहे थे और अचानक ही गाय के चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। गाय की आवाज़ सुनकर सानिया की आँख खुल जाती है और वो समीर से कहती है, इतनी रात में गाय क्यों चिल्ला रही है? अचानक ही सानिया की सास भी जग जाती है और वो कहती है, अरे ये गाय को क्या हो गया, चलो मैं ही देख कर आती हूँ, आखिर ये इतनी रात में क्यों चिल्ला रही है? सानिया अपनी सास की आवाज़ सुनती है तो समीर कहता है, अरे मम्मी जग चुकी हैं, वो गाय को देख लेंगी, चलो तुम सो जाओ। वो लोग जैसे ही अपने बिस्तर पर लेटते हैं, अचानक ही बहुत ज़ोरों से समीर की माँ की आवाज़ आती है, जो बहुत ज़ोर से चिल्लाती हुई भाग रही होती हैं। अचानक ही समीर भी अपने कमरे से निकलकर दौड़ता है। वो देखता है कि उसकी माँ चीखते चिल्लाते हुए दौड़ती हुई चली आ रही हैं। अचानक ही समीर उनके पास जाता है और उनको पकड़ लेता है और पूछता है, माँ क्या हुआ? समीर की माँ कुछ बोलना तो चाह रही थी, लेकिन उनके मुंह से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। तभी चौधरी साहब भी आते हैं और कहते हैं, अरे क्या हुआ तुमको, क्यों चिल्ला रही हो? जब चौधरी साहब उनकी हालत देखते हैं तो कहते हैं, अरे इनको क्या हुआ है? वो बोलना तो चाह रही थी लेकिन बोल नहीं पा रही थी। फिर सानिया देखती है कि वो एक उंगली से इशारा कर रही होती हैं घर के आंगन की तरफ। सानिया घर के आंगन में जाती है और देखती है, और जो कुछ वो देखती है वो भी डर से सहम जाती है। समीर आता है, चौधरी साहब आते हैं और वो सब लोग वो मंजर देखते हैं। वो सब लोग देखने के बाद वहाँ खड़े के खड़े रह जाते हैं। इतना खौफनाक मंजर उन्होंने आज पहली बार देखा था। चौधरी साहब के घर के आंगन के कोने में उनकी दोनों गाय बंधी रहती थीं और वहीं पास में बछड़ा भी बंधा रहता था। जब वो लोग उस बछड़े के पास देखते हैं तो वो औरत वहाँ खड़ी होती है और उस बछड़े का सर उस औरत के हाथ में था, जो नोच नोच कर उसको खा रही थी, और बछड़े का पूरा पेट फटा हुआ था और वो औरत खाए जा रही थी और उसके मुंह से गुर्राने की आवाज़ आ रही थी
लेकिन डरने के लिए सिर्फ यह सब काफ़ी नहीं था, बल्कि उस औरत ने अपने चेहरे से अपना घूंघट भी हटा रखा था। उसका चेहरा इतना खौफनाक था कि कोई भी देख नहीं पा रहा था। उसके चेहरे पर होंठ नहीं थे, बल्कि उसके सारे दांत नज़र आ रहे थे। उसके दांतों के अंदर से खून रिस रहा था। उसकी आंखें एकदम सफ़ेद और बहुत ज़्यादा डरावनी दिख रही थी। उसके सारे बाल सफ़ेद थे और उलझे हुए थे, जो देखने में बहुत ज़्यादा डरावने लग रहे थे। ज़िंदगी में आज पहली बार उन लोगों ने इतना खौफनाक मंजर देखा था। तभी सानिया कहती है, पिताजी हमको तुरंत घर से बाहर निकल जाना चाहिए। समीर कहता है, हाँ यही ठीक रहेगा, अभी दरवाजे के पास वो नहीं है, हो सकता है ये हमको कोई नुकसान पहुंचा दे। चौधरी साहब कहते हैं, ठीक है, आहिस्ते आहिस्ते तुम लोग घर से बाहर जाओ, मैं तुम्हारी माँ को लेकर आता हूँ। समीर कहता है, पिताजी मैं भी साथ चलूँगा। तभी सानिया हिम्मत करके धीरे धीरे मेन गेट की तरफ जाती है और वो मेन गेट की कुंडी खोल देती है और दरवाज़ा खोलकर बाहर से समीर को इशारा करती है। समीर अपने पिताजी और अपनी माँ को उठाकर बाहर लेकर आ जाता है। लेकिन जैसे ही वो लोग बाहर निकलते हैं, अचानक ही मोहल्ले से 2 लोग उनके पास आ जाते हैं और कहते हैं, क्या बात है चौधरी साहब, आपकी घर से चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी और इन्हें क्या हुआ? चौधरी साहब कहते हैं, अंदर मत जाना, मैं बताता हूँ तुम्हें अंदर क्या हुआ। लेकिन उनमें से एक आदमी नहीं मानता। वो कहता है, अरे मैं देख लेता हूँ ना अंदर क्या हुआ। समीर कहता है, अंदर भूत है। वो हंसने लगता है और वो घर के अंदर आ जाता है। जैसे ही घर के अंदर आता है, वो इधर उधर पलटकर देखने लगता है, उसको कुछ नज़र नहीं आता। अचानक ही दूसरा आदमी भी अंदर आ जाता है। वो दोनों जैसे ही अपने दाहिनी तरफ मुड़ते हैं और उन दोनों की ज़ोरदार चीख निकल जाती है उस औरत को देख करके, और वो औरत भी उन दोनों को देख लेती है। तभी समीर भी अंदर आ जाता है और उन्हें पकड़कर बाहर ले जाने लगता है। वह औरत उस बछड़े के पेट में हाथ डालती है और उसकी अतड़ियाँ निकालकर अपने दांतों से चबाने लगती है और समीर को दिखाने लगती है। समीर अपना चेहरा फेर लेता है और घर से बाहर आ जाता है और घर की कुंडी बाहर से लगा दी जाती है। अब वो औरत घर के अंदर से बहुत ज़ोर ज़ोर से गुर्राने लगती है और चीखने चिल्लाने लगती है। उसकी आवाज़ इतनी खौफनाक और इतनी ज़्यादा तेज़ थी कि पूरे मोहल्ले में उसकी चीखें गूंजने लगती हैं। मोहल्ले के सभी लोग जग जाते हैं और चौधरी साहब के घर के सामने एक बड़ा मजमा इकट्ठा हो जाता है। वो सभी लोग चौधरी साहब से पूछते हैं। चौधरी साहब सबको बताते हैं, जो औरत उनके घर में रहती थी वो कोई नॉर्मल औरत नहीं थी, बल्कि वो तो एक चुड़ैल है। ये बात सुनकर सभी लोग खौफजदा हो जाते हैं और गाँव वाले कहते हैं, अब हम लोगों का क्या होगा? ये चुड़ैल इस गांव से कैसे बाहर जाएगी? तभी सानिया वहां से निकलकर गांव के ही पड़ोस के घर में जाती है और उन लोगों से कोयला मांगती है। वहां से उसे काफ़ी सारा कोयला मिलता है। वो उस कोयले को सुलगाने लगती है एक बड़े से थाल में, और वो थाल में कोयला भरकर लेकर आती है। वो सभी लोग अपनी बातें कर रहे थे कि इस चुड़ैल को कैसे भगाया जाए। तभी वो समीर से कहती है, घर का दरवाज़ा खोलो, मैंने एक किताब में पढ़ा था कि इन चुड़ैलों को कैसे भगाया जाता है, ये आग से डरती है। समीर कहता है, सानिया बेवकूफ़ी मत करो, तुम अंदर मत जाओ, तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। लेकिन सानिया नहीं मानती और वो घर की कुंडी खोलकर घर के अंदर आ जाती है। समीर भी उसके साथ साथ अंदर आ जाता है। वो चुड़ैल अब भी उस बछड़े को खा रही होती है। सानिया पीछे से जाकर उसके ऊपर काफ़ी सारा कोयला उड़ेल देती है। कोयले की जलन की वजह से वो चुड़ैल ज़ोर ज़ोर से उछलने लगती है, चीखने चिल्लाने लगती है। लेकिन सानिया उस औरत के ऊपर थोड़ा थोड़ा कोयला फेंकती रहती है। वो घर से बाहर निकलकर बहुत ज़ोरों से भागती है। सारी भीड़ पब्लिक को हटाते हुए, कुछ लोगों के ऊपर चढ़ते हुए वो चुड़ैल वहाँ से भाग जाती है। गांव के कुछ ही दूर पर एक जंगल था। सभी लोग उस चुड़ैल के पीछे पीछे दौड़ते हैं। वो चुड़ैल उस जंगल के अंदर जाकर घुस जाती है। सभी लोग उस चुड़ैल के पीछे पीछे जंगल में घुस जाते हैं, बहुत शोर मचाते हैं और उस चुड़ैल को ढूंढने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो चुड़ैल किसी को भी नज़र नहीं आती। उसके बाद चौधरी साहब भी और गांव के सभी लोग सानिया की बहादुरी की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते हैं। वो लोग कहते हैं, अगर सानिया ना होती तो शायद इस चुड़ैल को तो भगाना नामुमकिन था। फिर सानिया उन लोगों से बताती है कि वो फालतू ही नहीं पढ़ा करती थी, उसने काफ़ी भूत प्रेतों के बारे में और चुड़ैलों के बारे में भी पढ़ा हुआ है। वो सिर्फ डिग्री हासिल करने के लिए ही नहीं पढ़ती थी, वो दुनिया की सारी नॉलेज हासिल करने के लिए पढ़ती थी।
सभी लोग सानिया की पढ़ाई की भी बहुत तारीफ़ करते हैं और कहते हैं कि तुम पढ़ने में तो होशियार हो ही, साथ में तुम एक बहादुर लड़की भी हो। चुड़ैल और भूतों के सामने तो अच्छे अच्छे लोगों के भी पसीने छूट जाते हैं, लेकिन तुमने इतनी बहादुरी दिखाई कि तुम घर के अंदर अकेली जाने को तैयार थी उस चुड़ैल को भगाने के लिए। उसके बाद चौधरी साहब हंसते हुए मजाक में कहते हैं, अरे तो हमारे घर के अंदर चुड़ैल को पालने वाली ये सानिया ही तो है जिसने उसे पाल रखा था घर में। उसके खाने पीने का सारा इंतजाम ये सानिया ही करती थी। सानिया की प्यारी चुड़ैल चली गई। उसके बाद सब लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। चुड़ैल तो उस गांव से चली गई थी, इस बात की सभी को खुशी थी, लेकिन चौधरी साहब को एक गम खाए जा रहा था, उस गाय के बछड़े का जो उनको बहुत प्यारा था। और इसी के साथ ये कहानी यहीं समाप्त हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय। जल्दी मिलेंगे एक और स्टोरी लेकर।